Let's see question number 3. Write the uses of ferrous sulfate and oxygen. अब यहाँ पर जो है ये दोनों मिला के it will contain 5 marks, मतलब 2.5 each. Let's see the answer of this question. So the uses very first of ferrous sulfate. So ferrous sulfate used as hematinic, that is for promoting formation of hemoglobin in anemia caused due to iron deficiency. Anemia is basically caused due to the deficiency of iron. And what is anemia? Anemia is basically deficiency of blood, जिसमें it includes iron, vitamin B12 as well as folic acid. Next use is orally जो है it is administered in the form of tablet या फिर capsule. Many oral preparations include liquids are marketed. Next, it is used in hematinic agents. It is used to treat and prevent iron deficiency anemia. Anemia जो कि हो रहा ड्यू टू द आयरन लॉस, इसके लिए तो बोलते हैं हैव यू शुड ईट स्पिनच और डेट्स to increase the iron in your body. Next is ferrous sulfate was used in the manufacturing of ink, most probably या notably iron gall ink, इसके लिए भी ये यूज़ कर रहे हैं. Next, woodworkers use ferrous sulfate solution to color ample wood a silver hue. Silver hue मतलब बहुत ज़्यादा shiny ग्लॉस आना वुड के ऊपर, दैट इज़ सिल्वर ह्यू. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट. ये हिमैटेनिक है, ये हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ कर रहा, इसको आप ऐसा एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आप टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, ये सब के लिए यूज़ कर रहे हैं. इंक बनाने के लिए यूज़ हो रहा है. ये सिल्वर ह्यू मतलब एक सिल्वर शाइनी ग्लॉसी लुक के लिए भी ये यूज़ करते वुड वर्कर्स. Next we have the uses of oxygen. So let's see the very first use. It is used in various amoxia condition for undertaking artificial respiration. So it is basically used for hypoxia. Hypoxia ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम हो जाता टिश्यू में या फिर बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी होना या फिर डेफिशिएंसी ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी और एल्स टिश्यू, दैट इज़ हाइपोक्सिया. इसकी वजह से क्या कर रहे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे, मतलब आर्टिफिशियल यू आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन. नेक्स्ट यू हैव ऑक्सीजन यूज्ड एज oxygen is used as inhalant for supporting respiration during anesthesia or post-operative condition in the treatment of anoxia, aphasia, asthmatic condition, shock, poisoning due to gases, malignant wound, burns and some infection. So you can write any of the use. ये कहाँ एनेस्थेशिया में यूज़ कर रहे हैं, एस्थमेटिक कंडीशन, पॉइजन हो जाना बॉडी में ड्यू टू गैसेस, मैलिग्नेंट वुंड मतलब ब्रेन का कोई इंजरी हो गया या बर्न हो गया. यू कैन राइट दिस. नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर इज़ प्रेफर्ड फॉर द पेशेंट विथ सीवियर, जिसके ज़्यादा लंग्स डैमेज हो गए, उसके लिए एक मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन का और हीलियम का to treat the lung damage. So these are the uses of oxygen. This much is sufficient for 5 marks. Next question we have question number 4. State what are hypnotics and sedatives. That means you have to define what is sedative and hypnotic. फिर उसको आपको classify करना है giving a suitable examples of the compound under each class. Just you have to write the definition and the classification, that's it. With
ईच एग्जाम्पल, आपको उसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट द क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल्स लिखना है. सो लेट्स सी द आंसर. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सेडेटिव. सो बेसिकली सेडेटिव्स क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एन एजेंट और द ड्रग विच इंड्यूसेस या फिर विच रिड्यूसेस एक्साइटमेंट एंड calm the patient without inducing sleep. मतलब जो एक्साइटमेंट है या एंग्जाइटी है उसको ये चीज़ रिड्यूस करता, लेकिन ये स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा पेशेंट में. नेक्स्ट हिप्नोटिक उसका अपोजिट है. सेम डेफिनेशन है, जस्ट यू हैव टू राइट दिस विथ इंड्यूसिंग स्लीप. यहाँ पर विदाउट स्लीप मतलब पेशेंट को स्लीप नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर स्लीप आएगा पेशेंट को, मतलब पेशेंट विल एबल टू स्लीप. सो हिप्नोटिक्स इज डिफाइंड एज एन एजेंट और द ड्रग विच रिड्यूस द एक्साइटमेंट एंड काम द पेशेंट विथ इंड्यूसिंग स्लीप. यहाँ पर हिप्नोटिक्स जब बेसिकली डिप्रेशंस में यूज़ करते हैं, बिकॉज पेशेंट जब डिप्रेस है he will not able to sleep, he will be having insomnia. so hypnotics ऐसे drugs है जो natural sleep provide करते पेशेंट को. So let's see the classification of sedative and hypnotics. So the very first we have classification barbiturates. So the first classification is barbiturate. In that we have first classification जो है barbiturate and the second classification नॉन बार्बिचुरेट है. याद रखो, एक है बार्बिचुरेट, दूसरा है नॉन बार्बिचुरेट. फर्स्ट बार्बिचुरेट में एग्जाम्पल्स है जो कि फर्दर डिवाइडेड है. वेरी फर्स्ट इज लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, जिसका जो एक्शन रहेगा इट विल बी लास्ट फॉर 6 और 6 से ज़्यादा. एक्शन इज़ फॉर, इसका जो एक्शन है इट विल बी फॉर 6 और मोर, मतलब 6 से 7 आवर्स 8 आवर्स भी हो सकता है. इसको हम लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल जो है इसका बार्बिटल है एंड द नेक्स्ट इज़ फिनोबार्बिटल. इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट, उसमें जो है एक्शन इज़ फॉर 3 to 6 आवर्स. 3 to 6 आवर्स ही रहेगा ये, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा. एग्जाम्पल इज़ अमोबार्बिटल एंड द नेक्स्ट इज़ ब्यूटोबार्बिटल. थर्ड क्लासिफिकेशन इज शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट. इसमें जो है लेस देन 3 आवर्स, एक्शन जो है इसका 3 घंटे से ही कम रहेगा. एग्जाम्पल जो है साइक्लोबार्बिटल. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अल्ट्रा एक्टिंग बार्बिचुरेट्स. हाफ और हाफ रहेगा या फिर 1 आवर. इसका जो एक्शन है इट विल बी फॉर हाफ आवर और फॉर द 1 आवर. एग्जाम्पल इज methohextone sodium and the next is thiopentone sodium. So this was it for barbiturates. remember इसका जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है. लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा एक्टिंग. इसमें आपको ये याद रखना है कि कितने आवर्स तक किसका एक्शन है और उसके एग्जाम्पल्स याद रखना है. दैट इज़ इट. नेक्स्ट वी हैव नॉन बार्बिचुरेट. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है नॉन बार्बिचुरेट विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज फर्स्ट इज बेंजोडाइजेपिन. एग्जाम्पल इसमें है डाइजीपाम, नाइट्राजीपाम, अल्प्राजोलम. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अमाइड्स एंड इमीड्स. एग्जाम्पल इज ग्लूटाथाइमाइड and the next we have methaprilone. थर्ड क्लासिफिकेशन वी हैव अल्कोहल, और अल्कोहल का एग्जाम्पल है ट्राइक्लोफॉक्स सोडियम एंड द नेक्स्ट इज इथेनॉल. फोर्थ क्लासिफिकेशन इज अल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स. एग्जाम्पल इज पैरा अल्डिहाइड. आपको लिखना है बस पैरा और अल्डिहाइड लिखना है. एंड द लास्ट फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज मिसलेनियस. उसमें जो है ब्रोमाइड्स है और प्रोमिथाजाइड. सो दिस वाज इट. आपको सिर्फ इसके जो है
क्लासिफिकेशंस कैसे है वही लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, प्रॉपर डेफिनेशंस यू हैव टू राइट. नेक्स्ट यू हैव टू राइट द क्लासिफिकेशन, जिसमें दो टाइप की क्लासिफिकेशन है. एक है बार्बिचुरेट, दूसरा है नॉन बार्बिचुरेट. जो बार्बिचुरेट्स रहेंगे उसमें एक्शन पे डिपेंडेंट है, मतलब 6 घंटे है, जिसका किसी का 3 से 6 घंटे है, 3 घंटे से कम है. और सबसे जो लास्ट है अल्ट्रा शॉर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग है, आधा घंटा या 1 घंटा उसका एक्शन रहेगा. उसके आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स लिखना है. एग्जाम्पल्स आर वेरी कंपलसरी बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल, उसी के मार्क्स है. अगर आपने सिर्फ क्लासीफाई कर दिया और उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखे, दैट विल अफेक्ट योर आंसर एज वेल, आपके मार्क्स भी कट हो सकते. नेक्स्ट जो है नॉन बार्बिचुरेट, उसके भी आपको एग्जाम्पल्स लिखना है. बहुत इजी है ये. 5 टाइप से क्लासिफिकेशन है. बेंजोडाइजेपिन, अमाइड्स है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड और मिसलेनियस है. उसके फर्दर क्लासिफिकेशन यू हैव टू एटलीस्ट यू हैव टू रेक्टिफाई 2 to 3 ऑफ द एग्जाम्पल. So this was it for sedatives and hypnotics. Next question, we have draw the structure of imipramine. imipramine का जो है आपको structure draw करना है and give its chemical name, therapeutic use, formulation, stability, storage condition and the proper popular brand name. So this much you have to write for imipramine. So here is it. First you have to draw the structure. 2 बेंजीन रिंग है उसमें साइड बाय साइड, एज यू कैन सी. यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है विच कंटेन दिस. ये आपको लिखना है. So this is the structure of imipramine. Next, there is no need to write the formula, but if you have, if you want to write, you can write. That is C19H24N2. IUPAC is also not required in the exam, but still, if you want, you can write. Next, you have to write the properties of imipramine. Basically, जो imipramine जो है, याद रखो, it is an antidepressant drug. ये एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंसोमिया, एंग्जाइटी, टेंशन. ये उसके यूजेस रहेंगे इमिप्रामाइन के. नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी. वेरी फर्स्ट, इट इज़ अ वाइट और स्लाइटली येलो. ये क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, ये बिटर इसका टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, और ये फ्रीली सॉल्यूबल है वाटर में. नेक्स्ट इज़ द स्टोरेज कंडीशन. सो स्टोरेज कंडीशंस ये है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, मतलब पानी से ये अफेक्ट होगा, नमी से ये अफेक्ट होगा, एयर से और लाइट से भी अफेक्ट होगा, इसलिए इसको हम स्टोर कर रहे हैं एक वेरी क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में. नेक्स्ट वी हैव द यूजेस. इट इज़ यूज टू ट्रीट क्रॉनिक डिप्रेशन. बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है वो डिप्रेशन के लिए भी हम ये यूज़ कर रहे हैं. Next use we have, it is used to treat anorexia nervosa. Anorexia nervosa क्या है ये? बेसिकली ये जो है कुछ लोगों में एक हैबिट होती टू डू स्टारवेशन टू मेंटेन द वेट, दैट इज़ नोरोक्सिया, जिसमें जो है पीपल आर वेरी ऑब्सेस अबाउट देयर वेट, कि वो क्या खा रहे हैं, उनका बॉडी शेप कैसा दिख रहा, दैट इज़ एनोरेक्सिया. And people are fear of having overweight, that is anorexia nervosa. Next, it is used to treat anxiety disorder. Anxiety disorder के लिए भी यूज़ कर रहे हैं हम. बेसिकली एंग्जाइटी तो सबको पता है, दैट इज़ अ पेशेंट इज़ वेरी मच वरीड और हैविंग फियर ऑफ समथिंग. उसमें जो है सिम्टम्स बेसिकली हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाते, रैपिड ब्रीदिंग होती, स्वेटिंग होती बहुत ज़्यादा, एंड फीलिंग वेरी टायर्ड. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी. पब्लिक फियर, पब्लिक स्पीकिंग फियर रहता वो लोगों को, दैट इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू ट्रीट पेन ड्यू टू एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन के लिए भी
जो है इमेप्रामाइन यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इट इज़ यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. सो कंजक्टिवाइटिस का मतलब ये है कि आपका जो आइज़ है, आइज़ में कोई इन्फेक्शन हो जाना आई बॉल में, दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस. रेडनेस होना या फिर स्वेलिंग होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना या कोई वायरल इन्फेक्शन होना, दैट इज़ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. So this was it, the uses of imipramine basically, and very important, it is used as an anti-depression drug. Very important it is. Next it is used for anxiety. ये basic uses है. कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज़ हो रहे हैं, पेन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं इसको, नर्वोसा के लिए भी इसे यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ इमेप्रामाइन. नेक्स्ट यू हैव टू राइट द प्रिपरेशन. तो इमेप्रामाइन टैबलेट है, कैप्सूल है और इंजेक्शन फॉर्म में है. नेक्स्ट फॉर्मुलेशन, इफ़ यू वांट यू कैन राइट द फॉर्मुलेशन. इनिशियल जो डोज है, मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग जो डोज है, दैट इज़ 30 to 40 mg ओरली वंस अ डे, और मैक्सिमम डोज जो है 100 mg पर डे. ब्रांड नेम है टोफ्रानिल, इसका ब्रांड नेम जो है टोफ्रानिल. नेक्स्ट इज टोफ्रानिल PM. सो दिस इज़ फॉर इमेप्रामाइन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आपको क्वेश्चन में यह है कि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. देन यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ इमेप्रामाइन. नेक्स्ट यूजेस, प्रिपरेशन कैसा करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द ब्रांड नेम. सो दिस वॉज इट फॉर इमेप्रामाइन. Next question we have, draw the structure, chemical name, uses, formulation, stability, storage condition and popular brand name of propranolol. So आपको यहाँ पर जो है propranolol का structure, uses सब लिखना है. So let's see the answer. So let's see the answer. Propranolol. So structure of propranolol. So here is the structure of propranolol, जिसमें 2 benzene ring है. So the molecular formula is C16H21NO2. So the IUPAC is RS1 isopropylamine 3,1 naphthyl oxy propane 2-all hydrochloride. So this is the IUPAC of propranolol. Next is the properties. So propranolol hydrochloride occur as white or almost white odorless powder. So basically ये जो है white color का powder है. Next point इसमें लिखो, it is odorless powder, that means it is not having any kind of smell. Next it is soluble in water. Next the solution जो है, the solution are sterilized by autoclaving. autoclaving एक मशीन है जिसमें आपको जो प्रोडक्ट है आप उसमें रख दिए तो वो स्टरलाइज हो जाता. Next is in aqueous solution it decomposes leading to decoloration of the solution. Next is the solution are almost stable at a pH of 3 and decomposes rapidly if made alkaline. यहाँ पर ये जो है ये important point है, आप ये stability and storage condition में लिखो कि जब pH जो है increase हो गया 3 से या फिर decrease हो गया 3 से नीचे चला गया या 3 से ऊपर हो गया, तो वो जो ड्रग है या सोल्यूशन है वो डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज होगा. सो इट शुड बी मेंटेन एट pH 3. उसका जो pH रेंज है वो 3 होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव द स्टोरेज कंडीशन. propranolol hydrochloride is stored in a well closed container with a pH of 3. Next is it is used in the treatment of hypertension. हाइपरटेंशन के लिए यूज़ हो रहा angina pectoris, that is chest pain. नेक्स्ट वी हैव कार्डियक अरिथमिया, मतलब इसमें जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दैट इज़ अ काइंड ऑफ हार्ट अटैक. नेक्स्ट इज़ माइग्रेन.
माइग्रेन जो है, वन साइड का हेड पेन होना, दैट इज़ माइग्रेन. नेक्स्ट इज़ ग्लूकोमा एंड द लास्ट इज़ एंजाइटी. So these are the uses of propranolol. Very important: hypertension, angina pectoris, cardiac arrhythmia, myocardial infarction, migraine, glaucoma. Glaucoma is very ग्लूकोमा ये जो है एक आई कंडीशन या फिर आई इरिटेशन, ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम है ऑफ आई ड्यू टू हाई आई प्रेशर से भी ये हो सकता, ड्यू टू ब्रेन डैमेज से भी हो सकता, दैट इज़ ग्लूकोमा. एंग्जाइटी तो सबको पता है, ड्यू टू फियर, दैट इज़ एंग्जाइटी. इसमें जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता, इसके लिए भी हम प्रोप्रेनॉल यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द प्रिपरेशन. सो लेट्स सी द प्रिपरेशन. So propranolol injection BP, that is British Pharmacopoeia, and the next is propranolol tablet BP and IP. Next we have popular brand name, that is Cardiolong and Ciplar. याद रखो ब्रांड नेम सब पे लिखना कंपलसरी है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच आंसर. पॉपुलर क्वेश्चन में ही है कि you have to write the brand name, so you have to write the brand name. It contains marks. So this was it for propranolol. Hope you understood it. You have to write the structure, property, storage, uses. Don't write like this. Make some points and write. It is used for angina pectoris. Next, third use you can write. It is used for arrhythmia. This you have to make the points and write down. Hope you understood the video. And one more thing, don't just see my videos, you can also write yourself. You can make your own answer. You can understand my teaching and you can write your own answer. अगर आपको समझ गया तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते. I hope you like my video, and if you like my video, please do subscribe to my channel, and thanks for watching.